गुड मॉर्निंग एवन। वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 20 दिसंबर एंड डे है मंडे। सबसे पहले यार ये वीडियो डिले क्यों हो गया, क्योंकि यार आज मेरे को कॉलेज में मेरा एक ऑनलाइन फ्रेशर्स वाली मीटिंग थी, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया और मैंने उसके बीच में ही ये वीडियो बनाई है। सो दैट एंड उसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक टाइम्स की PDF चाहिए और बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू, ये 3 PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डालता हूँ, जिसका ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी बिजनेस स्टैंडर्ड आज हम कवर भी करेंगे, आज वाला जो इशू है मतलब जो न्यूज़पेपर है तो वो हम कवर भी करेंगे, और इसी चैनल के ऊपर आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। नाउ जो मैं क्वेश्चंस की आप कह सकते हैं सीरीज़ चला रहा हूँ एक तरीके से, तो उसके अंदर आज का क्वेश्चन ये है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, थोड़ा मैथमेटिकल सा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो 50% ओनरशिप वो 50% ओनरशिप रखती है बी लिमिटेड के अंदर, यानी कि वो बी लिमिटेड एक तरीके से ए लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी का मतलब होता है कि किसी कंपनी के अंदर आपका 50% प्लस 50% से ज़्यादा ओनरशिप होना, या फिर 50% होना, 50% ज़्यादा होना। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ए लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है सी लिमिटेड, उसके अंदर 40,000 शेयर्स होल्ड करती है। उसके टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स 2 लाख रुपीज़ है। हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने रुपए के शेयर्स हैं, बट टोटल शेयर्स 2 लाख रुपीज़ हैं। बाकी 70,000 शेयर्स बी लिमिटेड के नाम पर है, जो बी लिमिटेड 50% सब्सिडरी है ए लिमिटेड की। तो इस तरीके से है पूरा सिचुएशन। आपको ये बताना है कि क्या सी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है या फिर नहीं है। या आप डेटा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से सोच के कमेंट में आपको बताना है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी बता सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 950 मेंबर्स प्लस हो चुके हैं उसके अंदर, तो चाहें तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जो आज की मेन न्यूज़ से। ना अगेन मैंने नोट्स बना रखे हैं सारे न्यूज़ के, तो अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही मिल जाते हैं। ना पहला पेज के ऊपर फर्स्ट न्यूज़ के अंदर है, फ्यूचर में यूज़ CCI ऑर्डर टू गेट अमेजॉन केसेस क्वैश्ड। अब यहाँ पे मैं आपको पहले जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है बैकग्राउंड, मैं वो देता हूँ पहले। अच्छा, मैं एक बार बैकग्राउंड देने से पहले एक छोटी सी बात है कि ये जो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ ये सारे मैं खुद से नहीं लिखता हूँ कुछ भी, ये सब मैं जो आर्टिकल के अंदर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एक तरीके से। मैं एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे बॉक्सेस बना रखे हैं मैंने इस तरीके से ना। बैकग्राउंड के अंदर क्या है कि यहाँ पर अमेजॉन, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस, इन तीनों के बीच में रिटेल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। क्या डिस्प्यूट है? फ्यूचर रिटेल ने एक टाइम पर अमेजोन से लोन लिया था। अभी मैं आपको डेटा ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ कि किस टाइम पे लोन दिया था, कितने का लोन था, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा बाद में। तो एक टाइम पे अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल को लोन दिया था। लोन देते टाइम कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कभी भी फ्यूचर रिटेल अपने शेयर, अपने जो एसेट्स है, अपना जो रिटेल का बिजनेस है, उसको रिलायंस को नहीं बेच सकता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को क्या हुआ, फ्यूचर के अंदर रिलायंस भी आ रहा है खरीदने धीरे धीरे, तो वहाँ पर कुछ असेट्स उसने सेल कर दिए। तो उसके उसके लिए क्या हुआ, फिर अमेजोन ने उसके ऊपर केस कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर रिटेल का जो बिज़नेस है वो रिलायंस के पास चले जाएगा किसी भी तरीके से, तो वो अमेजोन की मार्केट को ख़राब कर देगा। इस तरीके से इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर किया था ना। फ्यूचर रिटेल ने ये थोड़ी वो करी कि वो कोर्ट में गया कि हम ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम उस टाइम पे तो हमने प्रेशर की वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद काफ़ी सारे केसेस अमेजोन के ऊपर हुए, काफ़ी सारे रिलायंस के ऊपर हुए, फ्यूचर रिटेल के ऊपर हुए। फ्यूचर रिटेल ने अपनी एक दूसरी कंपनी बनाई, उसके नाम पे सारे असेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, और वो कंपनी का नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में तो था नहीं, तो उसने उस कंपनी के नाम पे अपने असेट्स को बेचना चाहा रिलायंस को। पर उसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं कि हम उसको भी ले सकते हैं, मतलब उसके थ्रू अब भी आप नहीं बेच सकते, क्योंकि वो तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग नहीं रहेगा। तो उसके थ्रू अब भी नहीं बेच पा रहे, तो बहुत सारे केसेस हो रहे थे। अब यहाँ पर CCI ने अमेजोन के एक केस को क्वैश कर दिया। क्वैश का मीनिंग ये है कि ख़त्म कर दिया, कि अब इसके ऊपर और कोई भी आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। क्वैश करने का मीनिंग होता है कि जब कोई रिजल्ट भी ना आए और आपका केस ख़त्म हो जाए, मतलब वहीं पे ख़त्म हो गया, डेड एंड हो गया, उस तरीके से क्वैश करना बोलते हैं। तो क्वैश कर दिया गया। ना इसको देखते हुए जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है वो आपकी 3 जगह पे जाने की बात कर रहे हैं। NCLT जो पहला लिखा है, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेकंड है SIAC, सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये इंडिया के काफ़ी सारे मैटर्स में। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, तो जाएंगी इंडिया के। तो तीनों कोर्ट्स में जाने की बात करें कि जैसे ही ये केसेस क्वैश हुए हैं, इसी तरीके से रिलायंस के ऊपर भी जो भी सारे केसेस हुए हैं वो भी क्वैश हो जाने चाहिए, सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ ऑल रिलायंस रिलेटेड केसेस। अब ये केसेस क्या हैं और क्यों
ये वो है, उसमें थोड़ा सा मैंने ब्रीफ लिख रखा है, बट मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। केसेस का मीनिंग है कि जो असेट्स रिलायंस को सेल किए हैं फ्यूचर ने, सीधी सी बात है, रिलायंस का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इसी पार्ट के लिए है कि उसने कुछ चीज़ों को खरीदा है फ्यूचर रिटेल से, तो बस उसी लिए उसके ऊपर केसेस हो रहे हैं। तो उनके केसेस को यहाँ पर टर्मिनेट करने की फ्यूचर रिटेल अप्रोच करेगा, डिमांड करेगा। और मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर कि रिलायंस ने ही बोला होगा कि फ्यूचर रिटेल को डिमांड करनी चाहिए, तो ये भी है यहाँ पर। बाकी अमेजोन के ऊपर सीसीआई ने जो क्वैश करी है उनके केस को, उसके साथ ही साथ 200 करोड़ की पेनल्टी भी स्लैब कर दी है साथ में। तो ये काफ़ी टाइम से केस चल रहा है, और आप इसको एज अ एडिशन बोल सकते हैं कि ये चीज़ अब हो गई है इस केस के अंदर, आगे बढ़ा है केस थोड़ा सा। तो इस तरीके से यहाँ पर ना सेकंड न्यूज़ थी फर्स्ट पेज के ऊपर, मार्केट्स लाइकली टू बी चॉपी अहेड, यानी कि बुरे, मतलब थोड़े मार्केट्स बुरे परफॉर्म कर सकते हैं। पेसिमिस्टिक न्यूज़ है, बियर मार्केट वाली न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। पहला रीज़न इसका है ईजी मॉनेटरी पॉलिसी। ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, ईजी आपको नाम से लग रहा होगा कि अच्छी नहीं है चीज़, थोड़ी टफ होनी चाहिए थी मॉनेटरी पॉलिसी, बट ईजी मॉनेटरी का पॉलिसी का मीनिंग होता है हॉकिश स्टांस होना। हॉकिश स्टांस का मीनिंग होता है कि आपका जो बैंक पे, एफडी पे या फिर इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बढ़ जाना, उसका बढ़ जाना, तो वो वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, आपको ये समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, निफ्टी मैं आपको बताऊंगा कितना गिर गया, तो वो क्या करेंगे, उस जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है पहले से, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादातर अपने बैंक्स में या फिर आरबीआई की कुछ स्कीम्स में, उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही है कि स्टॉक मार्केट फिर बुरा परफॉर्म करेगा। सेकेंड रीज़न इसका है ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्प्रेड होने की वजह से, दिल्ली में शायद कुछ केसेस और आ गए हैं, साउथ में कुछ केसेस हैं, तो वही वो सब धीरे धीरे करके, जैसे कोविड पहले स्प्रेड हुआ था अप्रैल मार्च के आसपास, तो उसी तरीके से आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट भी धीरे धीरे स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरा वैसे ही ला दे, जैसे कोविड की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थी, उसी तरीके से अगर हो जाता है तो उससे बुरी कंडीशन कोई हो नहीं सकती है, तो उसकी वजह से मार्केट्स बुरा परफॉर्म कर सकते हैं, न्यूज़ के अंदर है ना। इसकी इंडिकेशन ये थी कि यहाँ पर निफ्टी जो है 16,985 पर गिर गया है, 17,000 से बिलो मतलब चला गया था फ्राइडे को। तो इस तरीके से है यहाँ पर। बाकी ये जो पॉइंट का सिस्टम होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ समझाना चाह रहा हूँ इसका। जैसे यहाँ पे लिखा है कि निफ्टी 17,000 पॉइंट्स से नीचे चला गया है और 16,985 पॉइंट्स पर अभी है, या फिर आप सुनते भी होंगे कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट नीचे चला गया। तो वो सब क्या होता है पॉइंट्स, वो पॉइंट बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स आते हैं, तो निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स, जब निफ्टी बना था तब 50 शेयर्स की कुछ कुछ वैल्यू होगी उस दिन पर या उसके पिछले दिन में क्लोजिंग के टाइम पर, जो वो वैल्यू थी उन सब का सम किया गया, और उन सब का सम करने के बाद उसको टोटल मिला के 1000 पॉइंट्स के इक्वल कर दिया था। तो पॉइंट्स जस्ट एक टर्म है समझाने के लिए, तो वो जैसे जैसे उसके अंदर वाले 50 शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो वो 1000 पॉइंट्स भी अपने आप में बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ 1000 थी वो 17,000 के आसपास पहुंच गई है, सिर्फ पॉइंट्स का इतना सा मीनिंग है यहाँ पर। नाउ हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे, आईटी मेजर्स ट्रेड विद कॉशन ऑन रिटर्न टू ऑफिस। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड का मीनिंग होता है प्रोसीड करना, कि आगे बढ़ना, यानी कि जो भी न्यूज़ के अंदर है वो आगे कैसे बढ़ेगा वो इसके अंदर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आईटी कंपनीज जो हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गई, वो सब हो गई, तो वो सब कैसे आगे बढ़ने वाली है। उनमें बेसिकली क्या पॉइंट था कि सिंस अभी बाकी सारी कंपनीज के अंदर रिटर्न टू ऑफिस, कि वापस ऑफिस जाके काम करने वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं जो चल रहे हैं साथ साथ, और काफ़ी सारे जैसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप हाइब्रिड मोड में काम कर सकते हैं, कि कुछ लोग जो घर पे हैं वो भी, जो फार ऑफ प्लेसेस पर हैं और वहाँ पर ऑफलाइन भी। तो ऐसे जो इवेंट्स चल रहे हैं उसके अंदर आईटी कंपनीज को भी पूछा गया कि आपके यहाँ पे ऐसा क्यों क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये है कि आईटी जो कंपनीज है वो हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न टू ऑफिस वाले पॉलिसी के अगेंस्ट चली जाए, क्योंकि आईटी कंपनीज, जो मैंने नीचे पॉइंट लिखा है, कैन ऑपरेट लार्जली ऑन वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आईटी कंपनीज में जो काम होता है वो वर्क फ्रॉम होम से आराम से हो सकता है, सिर्फ इसीलिए वो रिटर्न टू ऑफिस वाली स्कीम के अंदर कॉशन से प्रोसीड करेंगे यहाँ पर। तो ये पूरी न्यूज़ थी, ऐसा सच कोई ज़्यादा इसके अंदर न्यूज़ नहीं है। पेज 4 के अंदर हम आ गए हैं। पेज 4 के अंदर क्या न्यूज़ है, पहली, मोर होम बायर्स हेडिंग टू गेटेड कम्युनिटीज़। तो ये जो न्यूज़ है ये ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट दिखता है, जो वो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो, सबसे पहले अगर आपके पास इनकम एक लिमिट से ऊपर जाती है तो लोग अपनी हाउसिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं यहाँ पर। और इसके दो रीज़न है, पहला रीज़न तो हाउसिंग में वैसे ही एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, दूसरा रीज़न है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना, यानी कि वो
मतलब अगर वो कुछ उनके पास चॉइस है कि हम खाना अच्छा खा सकते हैं पूरे साल भर, या फिर हम एक अच्छे घर में रह सकते हैं, तो हम अच्छे घर में रहेंगे। ये एक सर्वे जो इस आर्टिकल के अंदर लिखा था वो बता रही है, यहाँ पर मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। तो वो अपना हाउसिंग के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पसंद करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसी के उसमें क्या न्यूज़ आ रही है कि लोग अपने इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, बंगलाज, विलास, जो इंडिपेंडेंट सब चीज़ें होती हैं, उनको गेटेड कम्युनिटीज़ बोलते हैं। थोड़ी जो लग्जरी रेजिडेंशियल वाली चीज़ें होती हैं उन सबको आप गेटेड कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो वो इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डीएलएफ ने भी एक पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है गुड़गांव के अंदर, द कमीलियाज करके। ये भी सुपर लग्जरी, सुपर लग्जरी मतलब रेजिडेंशियल उसका प्रोजेक्ट एक तरीके से। तो ये पूरी न्यूज़ थी, इसमें ऐसा मैंने बताया था, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है ना। पेज 5 के ऊपर एक न्यूज़ है, ब्रीच ऑफ 16800 मे टेक निफ्टी फर्दर डाउन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया निफ्टी 16900 समथिंग पे चला गया। तो अगर ये टेक्निकल एनालिसिस वाले पॉइंट में ये मेंशन किया हुआ इन लोगों ने कि अगर ये 16800 से नीचे चले जाता है तो बहुत नीचे चले जाएगा, फिर काफ़ी इसके अंदर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज़ हर मंडे को आती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप पिछले मंडे की वीडियो उठा के देख लेना, 17,200 के लेवल से रिलेटेड ये न्यूज़ थी कि अगर 17,200 से नीचे चले जाएगा तो काफ़ी नीचे चले जाएगा, ऐसे करके न्यूज़ भी थी। तो टेक्निकल एनालिसिस वाली न्यूज़ हर मंडे को, हर फ्राइडे को लगभग आती रहती है। नाउ सेकंड न्यूज़ है ईटीओ मार्केट्स वाले पेज के ऊपर, क्रिप्टो अट्रैक्ट्स मोर मनी इन 2021 देन ऑल प्रीवियस ईयर्स कंबाइंड। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि निफ्टी के अंदर क्रिप्टो के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पर, वो पिछले सब ईयर्स को मिला करके भी इससे ज़्यादा हुई है 2021 के अंदर। हालांकि पिछले सब ईयर्स का मीनिंग यहाँ पे लगभग 10 साल ही है सिर्फ, यानी कि शेयर्स वगैरह में जैसे 50 ईयर्स होता है, तो वैसा नहीं है। बट हाँ, फिर भी काफ़ी बड़ी फिगर है यहाँ पर। 30 बिलियन इस साल में इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पर। और लास्ट जो सबसे हाई था कि सबसे ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट पिछले टाइम में कब हुई है, तो 2018 के अंदर हुई थी, $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो वो भी उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन भी उस टाइम पे हुआ है उसके बाद, तो वो सब चीज़ें हैं। बट अभी का जो अमाउंट है वो लगभग इससे 4 टाइम्स, क्वाड्रपल एक वर्ड यूज़ किया था। क्वाड्रपल जैसे ट्रिपल होता है, ट्रिपल मीनिंग 3 टाइम्स, क्वाड्रपल का मीनिंग होता है 4 टाइम्स। तो ऐसे 4 टाइम्स के आसपास आप लगभग इसको कह सकते हैं। और बाकी अभी तो 3 मंथ्स भी बचे हैं, मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट देखने को मिल सकता है ना। इसके रीज़न 2 बताए जा रहे हैं। पहला रीज़न तो बूम, यानी कि हर चीज़ के अंदर जो बूम चल रहा था, स्टॉक मार्केट मतलब रिकॉर्ड तोड़े जा रहा था, 60,000 का केक भी कटा था सेंसेक्स के ऊपर, तो वो सब चीज़ें हो रही थी, तो बूम था बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी बूम था ना। उसके अलावा काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का आना भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि क्रिप्टो बूम कर रहा है। सिर्फ बिटकॉइन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे और भी अच्छे कॉइन्स हैं, जैसे रिप्पल है, सोलाना है, काफ़ी अच्छे कॉइन्स हैं। तो उनसे क्या है कि काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई जिनको आप क्रिप्टो के यूज़ से ही आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एनएफटी, मेटावर्स। ये इन चीज़ों के बिना तो मतलब फ्यूचर के अंदर अगर एनएफटी का जो सबसे बड़ा एक्सटेंट हो जाएगा, तब तो क्या होगा कि आपने कोई अपने मान लेते हैं रेलवे टिकट बुक करी, तो वो भी आपको एनएफटी के फॉर्म में मिल रही होगी यहाँ पर। फ्यूचर के अंदर ये चीज़ भी होने वाली है, मतलब एनएफटी एज अ कॉन्सेप्ट, इस चीज़ ये उसकी हाइट है, मतलब सबसे ऊपर जाके वो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर एनएफटी का जो कॉन्सेप्ट है। खैर उसके अलावा बाकी और भी जो हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे वेब 3.0 और डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया। डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया का क्या मीनिंग हुआ कि जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक का कंट्रोल फेसबुक कंपनी के पास है टोटली, यानी कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी का भी मैसेज कुछ भी रीड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज मीडिया क्या हुआ कि वो ब्लॉकचेन वगैरह ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड है, और उसका कोई कंट्रोलर नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, कुछ डिवाइसेज हैं वही कंट्रोल करते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर ना, और डिसेंट्रलाइज मीडिया, और ये मैंने आपको सारा बता दिया कि इसकी वजह से क्रिप्टो बूम आया है यहाँ पर। ना हम आगे चलते हैं यहाँ पर, लुक डीप एंड होलिस्टिकली एट ग्रुप्स अनलिस्टेड। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा पेज ब्लर सा दिख रहा है वीडियो के अंदर, तो मैं एक बार वापस से इस वीडियो को या पेज को रीटेक करता हूँ, फिर वापस से वीडियो बनाता हूँ। सो नाउ मैंने वापस से वीडियो आपका रीटेक कर लिया फोटो। नाउ लुक डीप एंड होलिस्टिकली एट ग्रुप्स अनलिस्टेड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक पारेख, HDFC जो है आपका, इसके चीफ हैं एक तरीके से, दीपक पारेख। तो यहाँ पर ये क्या है कि इन्होंने CS जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, इनको एक स्पीच या स्टेटमेंट दी है।
तो मतलब हमारे लिए ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर कुछ आ जाए, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया यहाँ पर। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर CS का मेनली काम क्या होता है। CS का मेनली काम होता है कि कंपनी के लीगल एस्पेक्ट्स को पूरे को देखना, किस लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, और कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है या जहाँ से इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आ रही है, तो हर जो रिलेटेड कंपनी है बेसिकली उन सब के लीगल एस्पेक्ट को देखना कि कई कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या कंपनी में कोई ऐसी बुक्स को कुकिंग हो रही हो, यानी कि कुछ चेंजेस कर रहे हो बुक्स के अंदर, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। ये सब का CS का काम होता है। तो यहाँ पर CS के काम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है कि आप एक बिजनेस को चेकिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो इसी के लिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला पारेख ने, जो दीपक पारेख, उन्होंने कि यहाँ पर आप जब एक ग्रुप ऑफ कंपनी की आप चेकिंग कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि सिर्फ जो होल्डिंग कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस के केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक तरीके से सबसे बड़ी कंपनी है, तो सिर्फ आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको पूरे ग्रुप पे ध्यान देना चाहिए जो कंपनीज का है। जैसे रिलायंस की बहुत सारी कंपनी, बहुत बहुत सारी कंपनी है, जैसे आर कॉम, रिलायंस कॉम, मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, तो इस तरीके से हज़ारों कंपनीज हैं यहाँ पर। तो उनको आपको हर कंपनी पे फोकस करना चाहिए। और ज़्यादातर ये जो बता रहे हैं कि गलतियाँ निकलती हैं, जो डार्क पॉइंट्स आप कह सकते हैं निकलते हैं, जो फ्रॉड वगैरह की चीज़ें होती हैं, वो सब उन कंपनीज़ में निकलता है जहाँ पर अनलिस्टेड होती हैं, या तो वो कंपनी, उनका कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता, प्राइवेट कंपनीज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें होती हैं उनके अंदर निकलती हैं। सेकेंडरी जो एसोसिएट कंपनीज होती हैं, जिसके अंदर मान लेते हैं रिलायंस की कोई कंपनी, रिलायंस ने कोई इन्वेस्टमेंट करी किसी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर 20 to 50% ओनरशिप अगर रहती है, तो हम उसको एसोसिएट बोल सकते हैं। तो ऐसी जो कंपनीज़ हैं जो एक तरीके से ग्रुप से भी बाहर है, पर फिर भी वहाँ पर इतनी बड़ी ओनरशिप, 50% तक ओनरशिप वहाँ पर जा सकती है कंपनीज़ की, तो उनको भी आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। तो इसमें ऐसा हमारे लिए कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, बट हाँ मैंने आपको सारा कवर कर दिया। नो पेज 11 के अंदर एक न्यूज़ है यहाँ पर, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में गेन एज रुपी। अच्छा, ये रुपी मैंने थोड़ा सा ऐसे बना रखा है, बट इट इज़ रुपी। रुपी हिट्स 20 month लो। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट कर गया है, 20 month में सबसे लो पर चला गया है। अच्छा, लो का मतलब यहाँ पर एक्चुअली में हाई है, मतलब मैं आपको समझा दूंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ, बट इट इज़ 20 month हाई एक्चुअली में, और वीकेंड हो गया है, इसको वीकेंड होना बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या मैंने आपको लो हाई किया है, जैसे अगर $1, जो सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है, $1 अगर 75 रुपीज़ पर था पहले, और $1 अगर 80 रुपीज़ पर आ जाता है, तो मतलब अगर आप बेयरली आइज से देखते हैं और लॉजिक के बिना समझते हैं, तो आपको लगता है कि रुपीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, बट ऐसा केस नहीं है, उल्टा है। यहाँ पर आपको पहले 75 रुपीज़ में ही आप $1 खरीद सकते थे, या फिर मान लेते हैं $1 की कॉफ़ी आती है US के अंदर, तो 75 रुपीज़ देकर आप वो कॉफ़ी खरीद सकते थे। अब आपको 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसी कॉफ़ी के। तो यहाँ पर या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वहाँ पे रुपी जो कॉफ़ी है उसका रेट बढ़ गया है, या फिर आपकी रुपी का वीकनिंग हो गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला केस है कि रुपी वीक चला गया है, और हम जैसे यहाँ पर 75 से जब 80 गया है, तो इस भाषा के अंदर इसको लो बोलेंगे कि सबसे लो चला गया। और अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो गूगल के ऊपर भी इसका चार्ट उल्टा होके आता है, यानी कि जैसे 76 ऊपर होगा, 78 नीचे होगा, इस तरीके से। और अभी के टाइम पे भी 76 ही चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग। तो उस तरीके से यहाँ पर अब हुआ क्या है, रुपी के कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीलिंग वही करता है इसके अंदर। तो इंपोर्ट तो महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट में बेनिफिट हो जाएगा। जो चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो चीज़ हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं उसको एंट्रे पोर्ट बोलते हैं, ENTRE पोर्ट। तो एंट्री पोर्ट बोलते हैं कि हम यहाँ कहीं से हम इंपोर्ट करें और वापस उसको, जो मान लेते हैं पोर्ट है, सी पोर्ट है, या फिर जो कार्गो है वो सब है, वहीं से सीधा उसको भेज दें आगे। तो वो उसके अंदर एंट्री पोर्ट जो बोलते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम यहीं से बना के कुछ चीज़ें बेचते हैं और पूरी पेमेंट यहाँ पे आती है, तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बट उसके अंदर वो ये कि इंपोर्ट्स भी हमारे कॉस्टलियर पड़ेंगे यहाँ पर हमें। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2022 जो चलने लग रहा है, इसके अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि हमारे 400 बिलियन का जो टारगेट था एक्सपोर्ट्स का, तो वो भी मीट हो सकता है, सिंस ये आपका कम हो गया है, मतलब रुपी बढ़ गया एक तरीके से। तो ये है पूरी न्यूज़ इसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी तक में तो आप कमेंट कर सकते हैं एक बारी के लिए। नाउ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड 10% ग्रोथ इन करंट फिस्कल। अच्छा, मैं पहले आपको बैकग्राउंड देता हूँ। पहले एक जो मैंने नीचे पूरा बैकग्राउंड वाला लिख रखा है ये समझते हैं।
एक कंपनी है कंपनी नहीं बोलना चाहिए, एक कॉन्फेडरेशन है, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसको आप मोटी मोटी भाषा में एक अलायंस बोल सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ने मिलके एक अलायंस बना रखा है जिसके अंदर कोई काम नहीं करते हैं, कुछ सर्वेस कंडक्ट करना, कुछ चीज़ों को एनालाइज करना, स्टडी करना, वो सब काम इसके अंदर चलता है। और इसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल लिख रखी है। पहला है कि ये नॉन गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, हेड क्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ मैंने लिख रखा है 1895 में ये फाउंड हुआ था, बहुत ही पुरानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा जो लिखा है यहाँ पर, मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड, यानी कि अगर आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा, अगर आपको स्टडीज़ वगैरह का पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको इसके कुछ डेटा का एक्सेस चाहिए जो ये अपना पब्लिकली नहीं निकालते हैं, तो आपको बनना पड़ेगा इसका। ना इसके मेंबरशिप अभी 9000 प्लस हो गई है डायरेक्ट बेसिस पे, और इनडायरेक्ट बेसिस पे तो 3 लाख प्लस है, जिसको मतलब ये आप टेम्पररी मेंबर टाइप का कुछ कह सकते हैं यहाँ पर। तो कॉन्फेडरेशन ये हो गई यहाँ पर। अच्छा, कॉन्फेडरेशन का क्या मीनिंग होता है? कॉन्फेडरेशन होती है अलायंस, एक संघ होता है जो हिंदी में। ना इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट कराई है, एक पोल कंडक्ट कराया है जिसके अंदर सिर्फ 100 CEOs ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े CEOs, बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs हैं 100, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि ये जो आप प्रिडिक्ट करो कि कितनी ग्रोथ हो सकती है हमारे इंडिया की। तो काफ़ी सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए, 8 से 10%, 10 से 12%, उस तरीके से। तो 10% ग्रोथ, 8 to 10% ग्रोथ ही सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है, तो उसी वजह से यहाँ पे हो सकता है। और मतलब ये ऐसा कोई अभी इसके अलावा नहीं है इस न्यूज़ के अंदर। बाकी इन्होंने जो CEOs थे उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर एक कॉमन पॉइंट था कि रीबाउंड हमें अच्छा देखने को मिला है इस साल के अंदर जो पिछले साल का था। दूसरा एक कॉमन पॉइंट ये था कि 10% ग्रोथ होगी यहाँ पर। और एक तीसरा कॉमन पॉइंट भी था कि ओमिक्रॉन वोज जो नेक्स्ट मंथ के अंदर है, कि ओमिक्रॉन क्या पता फैल जाए अगले महीनों के अंदर, तो वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अगर वो नहीं रहती है तो 10% ग्रोथ, रिबाउंड, ये सब चीज़ें हमारे इस ईयर के अंदर अचीव हो सकती हैं। तो ये पूरी न्यूज़ के अंदर था। नाउ EAC PM कॉल्स फॉर यूनाइटेड लेबर लॉज, जो मैंने आगे लिख रखा है वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसके अंदर क्या है, EAC पहले समझते हैं क्या है। EAC क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस के अंदर बहुत सारे एडवाइजरी काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी, सिटिंग कमेटी, या फिर आपकी अराउंड द ईयर कमेटी, ऐसी बहुत सारी कमेटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। उसके अलावा RBI है, सेबी है, नाबार्ड है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी मतलब गवर्नमेंट को कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को सलाह देती रहती है। तो उसके अंदर से एक सलाह देने वाला काउंसिल ये भी है, EAC। तो EAC ने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि आप लेबर लॉज के अंदर हमें चेंजेस करने चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिया के अंदर क्या हिस्ट्री रही है लेबर लॉज की। तो लेबर लॉज, अच्छा मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 29 लेबर लॉज हैं, तो मैं सिर्फ लेबर लॉज ही बोल देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो लेबर लॉज को सिंप्लीफाई हमने किया है लास्ट ईयर भी। लास्ट ईयर हमने 29 लेबर लॉज से हमने लास्ट ईयर और 2019 के अंदर हमने मूव करा है 4 कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। अब जो पहले 29 एक्ट्स बने हुए थे, प्रॉपर पूरे पूरे लॉज थे, उनको हमने 4 कोड में समराइज कर दिया है। बहुत छोटा एक तरीके से हो गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 जो कोड हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया से डील करते हैं लेबर से रिलेटेड। जो इंडिया के अंदर लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, तो हमें लॉज भी अच्छे तरीके से बनाने पड़ते हैं, तो वो उसी तरीके से डील करते हैं हर 4 फैक्टर्स से जो लेबर के रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर लेबर से रिलेटेड जो 4 कोड होते हैं उसका मैंने नाम भी नीचे लिख रखा है, जो हमने लास्ट ईयर ही अमेलगमेट करके करके बनाए हैं, जो 29 लॉज में से बने हैं। तो इसके अंदर क्या है, पहला कोड है जो वेजेस से रिलेटेड है, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड, और तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस से रिलेटेड, चौथा है सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था, बट आप समझ सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है यहाँ पर। तो ये 2019 के अंदर बना था, 2020 और ये तीनों 2020 के अंदर बने हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में रिसेंटली उन्होंने एक ही एक्ट को बना दिया है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने फेलो स्टूडेंट जो आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होते हैं। तो एक कंट्री किन से इंस्पायर होगी? एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंस्पायर होगी। तो इसी तरीके से दूसरी कंट्री से इंस्पायर करके ये बोल रहा है, PM का जो PM ऑफिस है उसको ये बोल रहा है बेसिकली कि आपको ये जो 4 कोड आपने करे हैं ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको और सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। 4 कोड से सिर्फ एक कोड पे आपको मूव कर जाना चाहिए। तो और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर,
ताकि मतलब वही है कि थोड़ा जो लेबर का पूरा जो लॉ का पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा एक एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट करा सके। तो उस तरीके से पूरा यहाँ पर ये सबसे पहले या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में सबसे पहले कब हुआ है, तो बांग्लादेश में एक एक्ट निकला था 2006 के अंदर। तो उसके अंदर अब सिर्फ एक ही एक्ट है वहाँ पर लेबर लॉज करके, जिसके अंदर सारे लेबर लॉज सब कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ उसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो भी ऐसा कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो हमने सारा कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी वीडियो डिले हो गई बट ये था यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की वीडियो आ रही होगी थोड़ी देर में ही, तो आप उसको भी ज़रूर देखें और पहला ही दिन होगा आज उसका। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।